हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं फर्स्ट रसायन और हमारा टॉपिक चल रहा है कोलाइडों के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। और हमारा आज का टॉपिक है वाहित मल का निष्कासन यानी सीवेज डिस्पोजल। तो ध्यान देना, घरों से निकलने वाला जो वाहित मल है वो जल में घुल करके और ऋणावेशित कोलाइडोसोल बनाता है। याद रखना, हमारे घरों से निकलने वाला वाहित मल जल में घुल करके ऋणावेशित कोलाइडोसोल बनाता है और यही ऋणावेशित कोलाइडोसोल कोलाइडी विलयन जब शहर के बाहर और जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे होते हैं, डिस्पोजल जो संयंत्र लगे होते हैं, उनमें पहुंचता है तो उनमें छोटे छोटे चैम्बर बने होते हैं, प्रकोष्ठ बने होते हैं। उन छोटे छोटे चैम्बर में ये वाहित मल डाल दिया जाता है और उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। उनमें इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है। तो जैसे ही उस वाहित मल में इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो धारा प्रवाहित करने से और ये जो वाहित कोलाइडी मल है, विलयन है, कोलाइडी विलयन के जो कण हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाकर उदासीन हो जाएंगे और उस उदासीन कणों को, उन उदासीन कणों को वहां से हटा लिया जाएगा और जो जल है उसे पुनः और चक्रीय रूप में और पीने योग्य काम में ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से वाहित मल का डिस्पोजल किया जाता है। तो दोबारा फिर सुन लीजिए, घरों से प्रवाहित होने वाला, बहने वाला, निकलने वाला वाहित मल जल में घुल करके ऋणावेशित कोलाइडोसोल बनाता है और यही ऋणावेशित कोलाइडोसोल जब शहर के बाहर लगे हुए ट्रीटमेंट प्लांट है उनमें पहुंचता है तो उनमें छोटे छोटे चैम्बर बने हुए होते हैं और उन चैम्बरों में, उन प्रकोष्ठ में और इलेक्ट्रोड लगा करके धारा प्रवाहित की जाती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोडों में धारा प्रवाहित की जाती है तो ये ऋणावेशित कोलाइडोसोल विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाकर जमा हो जाते हैं और उनका स्पंदन हो जाता है और वो नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं। फिर उस सलरी को और उस खाद को बाहर निकाल लिया जाता है और जो जल बचता है उसे पुनः चक्रीय रूप में और पीने योग्य काम में लिया जाता है। फोटोग्राफी में भी कोलाइडोसोल का प्रयोग किया जाता है। जब फोटो हम बनवाते हैं तो जो नेगेटिव होता है उस नेगेटिव को पहले AgBr और जिलेटिन के कोलाइडोसोल में डुबोया जाता है। जब हम फोटो बनवाते हैं तो फोटो बनाने के बाद जो नेगेटिव होता है यानी जो फिल्म होती है फोटो वाली, उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, उसको AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड और जिलेटिन के कोलाइडोसोल में डुबोया जाता है जिससे उस पर बने हुए चित्र अपेक्षाकृत स्थायी हो जाते हैं और फिर उसको वहां से निकालकर सुखा लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उसे AgNO3 के विलयन में डुबोते हैं जिससे उस पर बना हुआ चित्र हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। तो फोटोग्राफी की फिल्म में भी कोलाइडोसोल काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले जो फोटो बनाने के तुरंत बाद जो नेगेटिव होता है, जो फिल्म होती है, उसे AgBr और जिलेटिन के कोलाइडोसोल में डुबोया जाता है जिससे उस पर बने हुए चित्र स्थायी हो जाते हैं और फिर यहां से निकाल करके उस फिल्म को थोड़ा सा सुखाकर और अन्य एक विलयन बना होता है जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बोलते हैं AgNO3, उस विलयन में उस फिल्म को डुबो दिया जाता है जिससे उस पर बने हुए चित्र हमेशा के लिए परमानेंट हो जाते हैं, उतरते नहीं है। इस प्रकार फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी कोलाइडोसोल का उपयोग किया जाता है। चर्म शोधन की प्रक्रिया में भी कोलाइडोसोल काम में लिए जाते हैं। याद रखना, जो जंतुओं का चमड़ा होता है वो चमड़ा प्रोटीन और जल का कोलाइडोसोल होता है। किसका? प्रोटीन और जल का कोलाइडोसोल होता है चमड़ा। और याद रखना, धनावेशित कोलाइडोसोल होता है ये। चमड़ा है जिसमें प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन जब जल में मिश्रित होती है, घुलती है, तो धनावेशित कोलाइडोसोल बनता है और धनावेशित कोलाइडोसोल बनता है और इस चमड़े का शोधन करने के लिए इसमें ऋणावेशित, याद रखना, ऋणावेशित टैनिन का कोलाइडोसोल काम में लिया जाता है। ऋणावेशित टैनिन एक पदार्थ होता है, उसका भी हम कोलाइडोसोल बनाते हैं।
चमड़ा है वो प्रोटीन और जल से बना एक धनावेशित कोलाइडी सोल होता है, और चमड़े का शोधन करना है तो फिर हमें ऋणावेशित टैनिन का बना हुआ कोलाइडी सोल है वो काम में लेना है। तो ऋणावेशित कोलाइडी सोल में जब धनावेशित कोलाइडी सोल को मिलाया जाता है तो विपरीत आवेशित कण एक दूसरे का स्कंदन कर देते हैं, जिससे अशुद्धियां हैं वो नीचे जमा हो जाती हैं और चमड़ा है वो बिल्कुल पूरी तरह साफ हो जाता है, उसका शोधन हो जाता है। कोलाइडी वर्षा हमारा अगला बिंदु है। याद रखिए, जैसे जैसे हम आकाश में ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान घटता जाता है, तो वहां जल वाष्प है वो धूल के कणों के साथ मिलकर कोलाइडी सोल बना लेता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वहां तापमान घटता जाता है, तो जल की जो वाष्प है वो ठंडी होती है और वो धूल के कणों के साथ मिलकर के कोलाइडी सोल बना लेती है। और उस कोलाइडी सोल में, कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण है, जब वो आपस में टकराते हैं तो याद रखना, आपस में टकराने से उन पर उपस्थित आवेश नष्ट हो जाता है और जिससे वो स्कंदित हो जाते हैं और स्कंदित होकर के और बड़ा आकार ले लेते हैं, और वो बड़े आकार का द्रव्यमान अधिक होने के कारण वो पृथ्वी पर नीचे की ओर गिरता है। वो बूंद जो कि जिसमें जल वाष्प और धूल के कण हैं, तो वो बूंद अधिक द्रव्यमान होने के कारण नीचे की ओर गिरती है, जिससे हम कोलाइडी वर्षा कहते हैं। तो आप दोबारा फिर सुनिए कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है, तो वहां की ठंडी जल वाष्प धूल के कणों के साथ मिलकर के कोलाइडी सोल बना लेती है। कोलाइडी सोल में कोलाइडी कण होते हैं, और जब वो कोलाइडी कण आपस में हवा चलती है तो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। आपस में टकराने से उन पर उपस्थित आवेश नष्ट हो जाता है, अर्थात वो कोलाइडी कण उदासीन हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। चिपक जाने से उनका द्रव्यमान अधिक हो जाता है, और द्रव्यमान भार अधिक हो जाने से वो नीचे की ओर बूंद के रूप में गिरती है, जिसे हम कोलाइडी वर्षा कहते हैं। कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर यानी कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक, याद रखना इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा गया है। और ये होता क्या है, सुन लीजिए। कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं में जो जहरीले कण होते हैं, उन कणों को पृथक करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं, और हिंदी में से कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक बोलते हैं। दोबारा फिर सुन लीजिए। कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं में उपस्थित जहरीले कणों को पृथक करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक कहते हैं। और हमारे एग्जाम में इसका डायग्राम पूछा था कि कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक का आरेख बनाइए। तो याद रखना आसान है और याद रखना इंपॉर्टेंट भी है। जैसे ये चिमनी बनी हुई है, ठीक है ना, कल कारखाने की चिमनी है, और चिमनी में जब धुआं निकलता है तो उस धुएं में जहरीले कण होते हैं। तो याद रखिए, इस चिमनी का ये पार्ट और यहाँ एक इस ऐसे भाग से जुड़ा हुआ है जिस भाग में धनावेश और ऋणावेश के रूप में धारा प्रवाहित की जा रही है। मैं यूं कहूं, धनावेश और ऋणावेश के रूप में इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये पूरा जो बॉक्स है बाहर वाला, याद रखना, ये ऋणावेश इलेक्ट्रोड के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ एक धनावेश इलेक्ट्रोड बीचों बीच लगा हुआ है। इधर से चिमनी है, चिमनी में से जैसे धुआं निकलता है तो धुएं में उपस्थित धूल के जो कण हैं, धुएं में उपस्थित धूल के कण याद रखना कोलाइडी सोल बना लेते हैं। धुएं में नीचे से जब कण निकलते हैं तो याद रखना वो कण और उत्पन्न होने वाला धुआं एक कोलाइडी सोल बन जाता है, और कोलाइडी सोल में जो धुआं है वो इधर आएगा, कोलाइडी विलयन के कण इधर आएंगे, तो इधर आने के बाद में और जो कण विपरीत आवेशित यानी कहने का अर्थ जो कण ऋणावेशित है वो तो इस धनावेशित इलेक्ट्रोड पर टकरा करके और उदासीन हो जाएंगे, और जो कण यहाँ धनावेशित है वो कण यहाँ आने के बाद में इस भाग से टकराएंगे, इस बाहर वाले भाग से। ये बाहर वाला पूरा भाग ऋणावेशित इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, तो धनावेशित कण आएंगे, वो इस इलेक्ट्रोड में टकरा करके और यहाँ उनका स्पंदन हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएंगे, और यहाँ से जो कण ऋणावेशित है वो कण आकर इस इलेक्ट्रोड से टकराएंगे, और वो ऋणावेशित कण इस धनावेशित इलेक्ट्रोड से टकरा करके और उदासीन हो जाएंगे, उनका स्पंदन हो जाएगा, वो यहाँ इकट्ठे होकर नीचे गिरते रहेंगे। तो दोनों ही साइड से जो कण है वो नीचे गिरते रहेंगे, और उनमें
कार्बन और जो धूल के कण हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। कार्बन और धूल के कणों को हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और याद रखना, इस प्रक्रिया में जो व्यर्थ गैसें, बेकार गैसें वो बाहर निकलती रहेंगी। यहाँ से कार्बन और धूल युक्त गैसें वो बाहर निकलती रहेंगी और उसमें धूल और जो कण है वो साथ नहीं जाएंगे, वो तो यहाँ अवक्षेपित होकर के पात्र के पेंडे में जमा हो जाएंगे। और हमें तो उन कार्बन और धूल के कणों को ही तो अलग करना है, उनको अलग करके बाहर निकाल लेंगे। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और इस प्रकार चिमनी से निकलने वाले जहरीले धुएं में जो जहरीले कण होते हैं वो कोलाइडी कणों के रूप में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर आकर के टकराकर उदासीन हो जाते हैं और नीचे जमा हो जाते हैं, फिर उनको बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक से और चिमनियों में से निकलने वाले जहरीले धुएं में से जहरीले कणों को पृथक कर लिया जाता है। अब हम तीन परिभाषाएं एक साथ पढ़ते हैं। वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन, इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तुलनात्मक रूप से देखिएगा, वास्तविक विलयन वे होते हैं जिनमें विलेय और विलायक के कणों का आकार बराबर होता है। जिनमें विलेय और विलायक के कणों का आकार बराबर होता है उन्हें वास्तविक विलयन कहा जाता है। और याद रखना, ये समांगी तंत्र बनाते हैं। कौन सा तंत्र बनाते हैं? समांगी तंत्र बनाते हैं। समांगी तंत्र तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि विलेय और विलायक के कणों का आकार जिनमें बराबर होता है तो उन्हें वास्तविक विलयन कहा जाता है। और विलेय और विलायक के कणों का आकार बराबर होने के कारण ही समांगी तंत्र बनता है। तो फिर याद रखना, और एक खास बात, इनके कणों का जो आकार है वो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम होता है। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। वास्तविक विलयन की बात बता रहा हूं कि वास्तविक विलयन में विलेय और विलायक के कणों का आकार समान होता है, बराबर होता है। और समान जब आकार होता है, बराबर आकार होता है, तभी ये समांगी तंत्र बनाते हैं। और जो दोनों के जो कण बनेंगे मिलकर के, उन कणों का आकार 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। और एक खास बात और, वास्तविक विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। तो इनको एक बात ये भी याद रखना कि सूक्ष्मदर्शी से इन्हें नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्मदर्शी से और नहीं देखा जा सकता, ये भी आपको इसमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करें निलंबन की। याद रखना, निलंबन एक ऐसा तंत्र होता है, या यूं बोलो ऐसा विलयन होता है जिसमें कणों का आकार 10 की पावर -4 सेंटीमीटर से अधिक होता है। निलंबन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें कणों का आकार 10 की पावर -4 सेंटीमीटर से, और याद रखना, अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। 10 की पावर -4 सेंटीमीटर से कणों का आकार है वो अधिक होता है। तो ऐसा विलयन जिसमें कणों का आकार 10 की पावर -4 सेंटीमीटर से अधिक होता है उसे निलंबन कहा जाता है। और निलंबन में याद रखना, विषमांगी तंत्र बनता है। निलंबन में कौन सा तंत्र बनता है? विषमांगी तंत्र बनता है निलंबन में। निलंबन में विषमांगी तंत्र बनता है, ये बात आपको याद रखनी है। और एक खास बात, निलंबन को जब आप स्थिर छोड़ दोगे तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो कण है वो नीचे पात्र के पेंदे में जमा हो जाते हैं। तो निलंबन हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो हमें मेडिकल में मिलती हैं और सिरप के रूप में, जब आप उनको हिलाओगे तो एक बार वो आपस में मिक्स हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन। लेकिन जब आप उसको स्थिर छोड़ दोगे तो वो उसमें, उस सिरप में, उस पात्र के पेंदे में नीचे वो जमा हो जाएगा, वो जो अवक्षेप है वो। इसका मतलब वो निलंबन है। विलयन में जो कोलाइडोसोल होते हैं, जो वास्तविक विलयन होते हैं, उनमें कभी जो अवक्षेप है वो पात्र के पेंदे में जमा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ निलंबन जो होते हैं, जो कि विलयन का एक प्रकार है, निलंबन जो होते हैं, तो निलंबन में अवक्षेप है वो पात्र के पेंदे में जमा हो जाता है। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव लगता है। किसका प्रभाव? कि निलंबन में जो कण होते हैं, कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव लगता है, जिससे वो पात्र के पेंदे में जमा हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम कोलाइडी विलयन की बात करते हैं। कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से तो कम होता है और 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से अधिक होता है। कणों का आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से तो कम होता है।
से तो कम होता है। 10⁻⁷ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोलूंगा यहाँ पर, सेंटीमीटर से अधिक होता है तो फिर ऐसे कण आपस में मिलकर और जिस विलयन का निर्माण करते हैं उसे कोलाइडी विलयन कहा जाता है। और याद रखना, इसमें भी विषमांगी तंत्र बनता है। कौन सा तंत्र बनता है? विषमांगी तंत्र बनता है, क्योंकि कणों के आकार में अंतर है। जहां विलय और विलायक के कणों के आकार में अंतर होगा वहां विषमांगी तंत्र बनेगा। तो यहां विषमांगी तंत्र बनता है, ये बात ध्यान देना। हाँ, ये सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं, इतनी बात इसमें याद रखनी है कि सूक्ष्मदर्शी से ये दिखाई देते हैं। कौन? वास्तविक वाले से सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं, और निलंबन वाले कहीं कहीं सूक्ष्मदर्शी से दिखाई दे जाते हैं, कहीं कहीं किन्हीं परिस्थितियों में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कोलाइडी तो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई दे जाते हैं। और याद रखना, इन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, इन पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं पड़ता है, इन पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।